हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई से भी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड जिसके अंदर आज हम पार्ट 1 के अंदर ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 1 के अंदर हमें बेसिकली ब्लॉक 1 के अंदर हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वैसे तो क्लास 11th के अंदर मैं ऑलरेडी इसको 11th के जो सिलेबस में था वो मैंने पढ़ाया था, बट ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ाया था। सो मैं पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी मैं पीडीएफ की मदद से इसको पढ़ाऊंगी। आपका काम है सिर्फ सुनने का, आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स मेरे खुद के रहेंगे इसके अंदर, और अगर मुझे टाइम मिलेगा आगे और मैं इसके फ्लो चार्ट की वीडियो और रजिस्टर पे लिखकर आपको अलग से समझाऊंगी। बट अभी मैं पीडीएफ की मदद से जिनके एग्जाम जल्दी है उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फोर्थ में आता है डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस। फिर ब्लॉक नंबर 2 के अंदर आपके कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी वगैरह हमें पढ़नी है। ब्लॉक नंबर 3 के अंदर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पढ़ना है, जिसके अंदर हमारी 4 यूनिट्स हैं। और वन वेरिएबल इनपुट क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो आओ फटाफट से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स मेरे बीच बीच में खुद के रहेंगे, सो यू डोंट वरी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मैम पीडीएफ से पढ़ा रही है तो बोर हो जाओगे। बोर होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, पीपीसी क्या होता है। आओ इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक हैज बीन, इकोनॉमिक्स को कई तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आसान लगती है आप अपनी साइड से भी इसको रेडी कर सकते हैं। और मैं अपनी साइड से एक इकोनॉमिक्स की आप लोगों को डिफाइन बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल भी रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस, एक सोशल साइंस है दैट स्टडी द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि अगर हम जो भी सामान है, गुड्स है या सर्विसेज है, उसका कंजम्पशन कैसे होने वाला है। इन सब तीनों की जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स पे करते हैं। इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर एंड इंटरैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एजेंट एंड हाउ इकोनॉमिक वर्क। डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी डेफिनेशन और बनती है आपकी, वो ये है इकोनॉमिक्स की कि व्हाट इकोनॉमिक्स डू इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बहुत सारी हैं, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वहां पे आपको एक डेफिनेशन तो देनी ही है, राइट। और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस अगर हम बात करें, दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर, मींस दैट ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट। इकोनॉमिक्स हैज बीन एनालाइज हाउ अ सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी इफेक्ट प्राइजेस, कि किस तरीके से हमारे जो प्राइजेस हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूजर्स, राइट। तो आप कोई सी भी जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट्स, हम अलग अलग इकोनॉमिक यूनिट को, उसके बिहेवियर को जानते हैं। फर्म है, गवर्नमेंट्स है, या इकोनॉमिक एज अ होल, व्हाट दे आर फेस्ड विद स्कैरसिटी। देखो सबसे पहले स्कैरसिटी पढ़ाने से पहले मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसके अंदर। वो ये है कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देन आफ्टर हम आएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। डायरेक्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, हमें चीजों के बारे में समझ नहीं आएगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि लाइक कभी इकोनॉमिक्स जो हुआ करता था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, इसको फिलोसफी में पढ़ा जाता था किसी छोटे से कॉन्सेप्ट में। फिर हमारे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जो कि एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने हमें ये बताया कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आए वो, और उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश करी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि अगर एक पर्सन है
वो 20,000 रुपीज अगर अर्न करता है, कमाता है, जिसमें से वो 2,000 रुपए सिर्फ एक्सपेंस करता है, खर्चा करता है, और 18,000 रुपए सेव करता है, दैट मीन्स 18,000 रुपए सेव करने से इकोनॉमी की वेल्थ जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर जितने सारे लोग रह रहे हैं, अगर इस तरीके से सेविंग्स करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ को लगा कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें एक कहीं ना कहीं एक प्रॉपर बुक में पढ़ने चाहिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करती हूँ आपसे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, राइट। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करूँ तो वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल है, राइट। द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न इन लंदन इन 1842। हिज फादर वाज अ कैशियर एंड हिज मदर वाज अ होम मेकर, ठीक है। मार्शल वाज रेज्ड इन अ मिडिल क्लास हाउस होल्ड एंड हिज पेरेंट्स हैज had high expectation for the son education in the future। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब मैं आपको डिटेल इतना नहीं करा रही, फिर आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में करा दी, बट मैं ये कुछ एड ऑन करना चाहती थी। अब छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तभी हमने चैप्टर्स देखे, एक अकेला इंसान कितनी डिमांड करता है, तभी हमारे चैप्टर आएंगे डिमांड के। एक प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी कर रहा है, तो हम लोग सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, राइट। डिमांड एंड सप्लाई कहाँ मीट करता है ये पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बुक बनाई गई है ताकि इंडिविजुअल की स्टडी हो पाए, राइट। देन आफ्टर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है स्कैरसिटी का। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का सिंपल मतलब होता है कमी का आ जाना, कमी आ जाती है। कमी कैसे आती है, scarcity lies at the root of the economic activity। The concept of scarcity find the expression in a two basic fact of economic life। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड वांट्स की, इंसान की जो जरूरतें हैं ना, मैं अब अपने एग्जांपल्स आप लोगों को रिलेट करूंगी ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अनलिमिटेड वांट्स, इंसान के जो जरूरतें हैं, नीड्स हैं, जरूरतें हैं, वो कभी खत्म ही नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी अराइज होती है। अगर आज किसी के, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज किसी के पास सैमसंग का मोबाइल है, तो वो कहीं ना कहीं चाह रखता है कि उसको कोई सा भी आईफोन मिल जाए, लाइक उसको 11 मिल जाए, 12 मिल जाए, 13 मिल जाए, 14 मिल जाए। और जिसके पास ऑलरेडी अभी है, लाइक 13 है, लाइक 14 है, ठीक है, अ, तो उन्हें लगता है कि यार अभी 16 आने वाला है तो हम 16 ले लेंगे, ठीक है। तो एक जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। तो हर एक इंसान की जो जरूरतें हैं वो कभी खत्म होती तो है नहीं। स्केयर रिसोर्सेज और मीन्स, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, और हमारे रिसोर्सेज भी स्केयर है। अनलिमिटेड वांट्स को यहाँ समझाया गया है। एवरी पर्सन हैज सम वांट्स, डिफरेंट पर्सन हैव जनरली डिफरेंट वांट्स। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी समझा चुकी हूँ। टाइम के स्टेटस के हिसाब से हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती है। एक अमीर की जो चाह होती है वो अलग होती है, मिडिल क्लास की अलग होती है, गरीब की अलग होती है। गरीब बेचारे को तो यही है कि आज कोई दान ही दे दे या आज कोई अच्छा खाना ही खिला दे, और वही अमीर वो सोचता है कि अपने पैसे को और कैसे मल्टीप्लाई करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं। सो हर किसी की नीड्स ज़्यादा हैं, अपने अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ते रहते हैं डेफिनेटली। स्कैर रिसोर्सेज और मीन्स का मतलब क्या होता है, satisfaction of wants require resources or the means to satisfy wants। availability of resources is limited। हमारे जो संसाधन है ना वो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमारी ज़रूरतें तो ज़्यादा है। जैसे कि आज हम देखते हैं, अगर आज हम किसी के पास देखते हैं कि उसके पास BMW है, तो हम भी सोचते हैं यार हमारे पास भी होनी चाहिए, बट हम नहीं ले पाते। क्यों, क्योंकि हमारा बजट नहीं है। जिसका बजट होता है वो उससे भी महंगी गाड़ी खरीद लेता है। तो ये डिफरेंस है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो लिमिटेड है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। लाइक जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो आपके पास, आपको पॉकेट मनी फॉर एग्जाम्पल 100, 200, 500 रुपए मिलती थी। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन है। लाइक 200 रुपए अगर आपकी पॉकेट मनी थी, तो आपको 200 रुपए को ही खर्च करना है, चाहे आप उसके नूडल्स खाएं, चाहे आप उसको सेव करें, चाहे आप उसकी एक टी शर्ट खरीद लें। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने 200 रुपए को कहाँ स्पेंड करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज है की अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड होती है। बाकी एग्जांपल्स आप रीड ऑन कर सकते हैं, चेक प्रोसेस पे आप जा सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन है मैं आपको समझाती जाऊंगी। देन आफ्टर आता है हमारा प्रोडक्शन। क्या होता है प्रोडक्शन को अगर हम लोग समझे, प्रोडक्शन मतलब सामान का बनना, ट्रांसफॉर्मेशन होना, किसका, इनपुट का आउटपुट में बदलना। हमने किसी भी चीज का इनपुट दिया तो हमें बदले में क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है।
The process of production transforms the thing occurring in a nature into goods and services which are capable of satisfying human wants. The thing which are so transformed are called input, while output is nothing but transform of input, that is goods and services. Goods and services हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, किसी का सामान लेना, जैसे कि बुक्स है, मैगी है, ये गुड्स में कंसीडर होता है। सर्विस दिखाई नहीं देती, जैसे कि टीचर आपको पढ़ा रही है, यहाँ पे कोई गुड्स नहीं है, यहाँ पे सर्विस दी जा रही है। डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज देता है। सो प्रोडक्शन में एज सिंपल एज दैट, आपको बस इतना याद रखना है कि इनपुट दिया तो बदले में आपको आउटपुट मिला। किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, हमारी मर्जी हम किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको सेंट्रल का नाम दिया गया है। बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन है उसके अंदर कमी आ गई है, जिसकी वजह से हमें सेंट्रल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो 3 तरह की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड लास्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। पहले वाले की अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस करें, है ना। आज के टाइम पे मैं एक छोटा सा अलग एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर आज किसी को बिजनेस करना होता है, सबसे पहले उसके माइंड में क्या आता है कि खाने का बिजनेस कर लेते हैं, उसमें पैसा बहुत ज्यादा है। मेहनत करने के बाद पता चलती है, मेहनत हर चीज में है, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं कि किस में सबसे ज्यादा पैसा है। तो ऐसे ही हम जब प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीज प्रोड्यूस करनी होती है, तो सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई क्या चीज प्रोड्यूस करें, क्या लोग खरीदेंगे उसको या नहीं खरीदेंगे। ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। कौन सा गुड हमारे लिए अच्छा है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि अब कैसे उसको प्रोड्यूस करें, लेबर ज्यादा बुलाएं कि मशीन से काम करवाएं। सो ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है तो आप क्या करोगे, लेबर को कम बुलाओगे और मशीनें ज्यादा लगाओगे। और अगर आपका बजट कम है तो आप लेबर ज्यादा बुलाओगे और मशीनों का काम कम करवाओगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस करने के लिए 2 ऑप्शन है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। तो एज सिंपल एज दैट, नाम से ही क्लियर है, अभी याद कर लो, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर कैपिटल ज्यादा होती है, यानी कि मशीनों पे काम होता है। लेबर में क्या होता है, लेबर ज्यादा होती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि आप कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि आपको किसके लिए गुड्स बनाना है। ये सामान जो सर्विस होगी वो पुअर के लिए है, वेरी पुअर के लिए है, रिच के लिए है, वेरी रिच के लिए है, किसके लिए है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग चीज डिनोट करता है। अगर BMW गाड़ी है, वो कोई मिडिल क्लास पर्सन नहीं ले सकता, गरीब इंसान कैसे ले लेगा, वो बेचारा तो उसके पास तो रोटी खाने को पैसे नहीं है, वो BMW क्यों लेगा, वो मर्सिडीज क्यों लेगा। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके पॉकेट पे, राइट। सो डिपेंड करता है गुड्स पे कि आप कौन सा गुड बना रहे हैं, आप लग्जीरियस गुड बना रहे हैं या फिर आप वेरी पुअर के लिए बना रहे हैं। वेरी पुअर जो होते हैं जिसमें नेसेसरी प्रोडक्ट आते हैं वो लेगा ही लेगा, दवाइयां हैं, खाना है, वो तो लेगा ही लेगा। देन आफ्टर एक कॉन्सेप्ट आता है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एवरी इकोनॉमी सीक्स टू इंक्रीज इट्स स्टॉक ऑफ कैपिटल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी देयर बाय जनरेट मोर इनकम। सबसे पहली बात ये आती है, अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम कब आती है, जनरेटेड इनकम इन इकोनॉमी टू ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसे कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब हमने कितना कंज्यूम करा। एक्सपेंडिचर क्या है, सी से डिनोट होता है, जैसे कि आपको कुछ भी कंज्यूम करना था तो आपने उसके लिए खर्चा कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया। एंड सेविंग बचा लिया, अगर आपके पास 10 रुपए है, आपको भूख लगी, आपने 2 रुपए की चीज खा ली फॉर एग्जाम्पल, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी कई सारे बच्चे लिख देंगे मैम 2 रुपए में क्या आता है। एक एग्जाम्पल है, मैं मान लो आप लोगों का एग्जाम्पल ले लेती हूँ 1,000 रुपए का, ठीक है। 1,000 रुपए आपके पास है जिसमें से आपने 100 रुपए खर्च कर दिए कंजम्पशन के लिए, तो वो आपका सी हो गया। एंड सेविंग जो होती है वो आपने 900 रुपीज बचा लिए, दैट मीन्स वो सेविंग है। तो यहाँ पे आपका सी प्लस एस है, यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। ओके, तो ये आपकी वाई क्या है, इनकम है। इनकम खर्चे और सेविंग को मिला के ही तो इनकम बनी ना, ठीक है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना खर्चा करना है और कितना बचाना है। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं, दीज आर सर्टेन गुड्स इंक्लूड्स, जिसमें सर्विसेज भी आती हैं, whose availability can be restricted to selected individual. For example, a product may be priced in a market, only those who paid price may be allowed to have it. Any goods which are priced and whose use can be restricted to selected person is termed as private goods. नाम से भी क्लियर है, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये प्राइवेट गुड्स है।
और दोज पर्सन हु कैनॉट पे फॉर इट, हु आर नॉट रेडी टू पे, जो कि पे करना ही नहीं चाहते, वो प्राइवेट गुड्स के अंदर कंसीडर कर लिए जाते हैं। पब्लिक क्या है, when it is not possible to restrict the availability, कोई restrictions नहीं है तो वो पब्लिक गुड के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। when a country is protected against foreign aggression, every citizen is protected। मेरिट गुड प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात अगर हम करें तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है आगे, जैसे हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें, जैसे दोज गुड्स whose consumption is considered highly desirable, जिसका कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा डिजायरेबल कंसिडर करते हैं फॉर द मेंबर ऑफ, हमारे समाज की सोसाइटी के लिए, वो मेरिट गुड्स में कंसिडर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस चीज को, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैरिट फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड, एक बंदा है, इंसान है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, हेल्दी भी है, इट नॉट ओनली हेल्प हिम बट also the society as a whole, health and education therefore are called merit product service। it is desirable that every member of the society get education, consumption of merit goods benefit the society as a whole and raise the level of the efficiency and well-being। एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है और जो हेल्दी होता है वो कहीं ना कहीं चीजें कंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कि वो चीजें ले पाता है। देन आफ्टर ये इसके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। देन आता है पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। बहुत सिंपल है, आपको बस इतना याद करना है कि दो गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, दो या दो से ज्यादा गुड्स की जब बात होती है तो वो पीपीसी कहलाता है। जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। इसको ना कुछ एजम्पशन के बेस पे बनाया जाता है, जैसे कि द कंट्री हैज चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली टू गुड्स। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, गन बटर का भी ले सकते हो, राइस व्हीट का भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री कैन टेकन एज गिवन सो इट द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नो चेंजेस आर मेड इन देम। देखो होता क्या है कि जब आप अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप एक चीज को बढ़ाते हो, यानी कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, ठीक है, अगर आप अपनी वॉन्ट्स के हिसाब से चलोगे तो डूब जाओगे, लेकिन रिसोर्सेज के हिसाब से चलना ही पड़ता है। रिसोर्सेज मतलब पूंजी, कैपिटल, यानी पैसा, पैसा आपके पास लिमिटेड है जो आपको अपनी वॉन्ट्स को करने से रोक देता है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो अगर आप एक चीज ज्यादा खा रहे हो, जैसे कि आपका चॉकलेट खाने का मन है और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, ठीक है, तो आप ये दोनों चीजों में से अगर एक दिन आपको चॉकलेट ज्यादा खानी है, दैट मीन्स आपको कोल्ड ड्रिंक की मतलब कह सकती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक आप कम कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक को बढ़ाया तो दूसरे को कम कर दिया, दूसरे को कम किया तो पहले को बढ़ा दिया, तो मतलब इस तरीके से बैलेंस बना रहे हैं हम। No factor of production is considered to be specific in the production, one good alone inappropriate for the production of other। ये वही सारी चीजें आप बना के लिख सकते हो। इसका बहुत इजी सा चार्ट मैं आपको फ्लो चार्ट जब करवाऊंगी तब मैं आप लोगों को करवाऊंगी, राइट। ये कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं एलईडी और कंप्यूटर मॉनिटर के, तो देखो एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। देखो यहाँ 30, 25, 20, 15 ही हो गया और दूसरा फिर आपका मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर फिर उसका बढ़ गया। तो वही मैं समझाना चाहती हूँ, उसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल से बना सकती हूँ, समझाऊंगी आप लोगों को जब मैं कराऊंगी। तो ये इसका ग्राफ बना हुआ, ग्राफ बनाना आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले सीखा होगा। फीचर्स आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों जाता है ये, क्योंकि प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड्स, सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड्स मस्ट बी सेक्रीफाइस। वही बात आ गई कि आपने एक को गेन किया तो दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, क्योंकि एमआरटी जो होता है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज करता रहता है, जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और ये वाला भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि जब हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे एरो बना हुआ है, रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी जब हम अपने संसाधन को किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो जब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो एफ वाला पॉइंट है। यू डिनोट कर रहा है रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज, की वो अभी पूरे यूटिलाइज नहीं हुए हैं, क्लियर। फिर आते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम के यहाँ पे बताया गया रिसोर्स एलोकेशन इन मिक्स्ड इकोनॉमी, बाकी ये सब गो थ्रू कर सकते हो, इतना ज्यादा मेन नहीं है, बाकी समझ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक मेथडोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉस के बारे में। देखो होता क्या है बेसिकली,
नेचर ऑफ इकोनॉमिक एज अ साइंस के बारे में मैंने अभी ऊपर ही पढ़ा दिया था आपको, कुछ इसके अंदर अजम्पशंस हमें लेके चलनी होती हैं, रीजनिंग के टाइप्स हमें पढ़ने होते हैं, एक्सप्लेनेशन जो दी गई है उसमें काफ़ी सारी जगह पे हमारे को चीज़ें को एज्यूम करके लेके चलना होता है, तो ही हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये हम समझ सकते हैं। इसका अगर कोई डिफरेंस है तो मैं आपको करा सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको ना फ्लो चार्ट जब कराऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी मैं। देन चलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो बेसिकली कहाँ गया पीडीएफ, हाँ यस, इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टूल है एनालाइज करने का इकोनॉमिक्स में। इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज एंड वन शुड बिकम फेमिलियर विद इट, हर कोई जानता है इसके बारे में। इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट टू अटेनमेंट ऑफ पोजीशन फ्रॉम विच देयर इज नो इंसेंटिव नॉर अपॉर्चुनिटी टू मूव। A consumer is equilibrium when his expenditure on different goods and services yield maximum satisfaction, कि आपको maximum satisfaction मिला। फॉर एग्जाम्पल एक पानी के ग्लास का एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको जब प्यास लगती है, आप पहला ग्लास जब पानी पीते हो आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरा पीते हो तो सेटिस्फैक्शन पहले से कम हो जाता है, फिर और पिया फिर कम, फिर एक टाइम पे आके वो जीरो और नेगेटिव में उतर जाता है, ठीक है। Business firm is an equilibrium when its resources purchase and output are such that it maximize its profit. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट ऑब्जेक्टिव एनी चेंज, आपको बस इतना याद रखना, जैसे हम डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ पे वो मीट करते हैं, जहाँ पे वो दोनों चीजें मिलती हैं, वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहलाती है, राइट। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव के हम डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं। पॉजिटिव जो होता है बेसिकली वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है, ओनली फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक्स लॉज एंड डिस्क्राइब इन रियलिटी में बिलीव करता है, ठीक है, रियलिटीज में, ठीक है। द इकोनॉमिक्स लॉ में बी डराइव्ड फ्रॉम थियोरेटिकल अजम्पशन फ्रॉम रिकॉर्डेड फैक्ट्स, राइट। क्या चीज एग्जिस्ट हो रही है, दे डू नॉट पास एनी जजमेंट, यानी कि अगर आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को, तो पॉजिटिव का मतलब है, मैंने बोला कि हमारा जो देश है जिसके अंदर प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट। तो ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है। अगर मैंने इसी चीज को बोला कि अब प्राइजेस को हम कैसे कम कर सकते हैं कि हमारी जो महंगाई है वो कम हो जाए पहले से, तो वो एक जजमेंट हो गई, एक एडवाइस हो गई, तो वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कंसीडर कर लिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस को अच्छे से समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो एक इंडिविजुअल की स्टडी को बताता है। एक इंडिविजुअल जो इंसान है वो कितनी डिमांड करता है, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करता है, तो वो सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं जो हम पूरी किताबों में पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल की स्टडी कहलाता है। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी सच ए डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट की जब बात होती है, सिंगल कंज्यूमर की बात हो सकती है या बिजनेस फर्म की बात होती है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है कि आप पूरे देश की बात कर रहे हो, यानी आप टोटल की बात कर रहे हो, एग्रीगेट की बात कर रहे हो, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूँ तो हमारी नेशनल इनकम इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वो पूरे देश की इनकम है। मैंने बोला राम की इनकम 15,000 है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैंने बोला पूरे देश की इनकम इतनी है, तो दैट मीन्स वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ये स्टॉक, अ स्टॉक इज वेरिएबल is one which can measure only with reference to at a point। जब कोई चीज at a point के लिए मेजर करी जाती है तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं, यानी कि। और फ्लो क्या होता है, फ्लो को अगर समझे तो फ्लो which can measure only with a reference to a period of a time not a point of time। ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्लो कहते हैं, राइट। इसका काफी अच्छा डिफरेंस लिखा हुआ नोट्स में आपको मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हो तो। स्टैटिस्टिक एंड डायनेमिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन समझा रखी हैं। इक्वेशन तो कुछ भी नहीं है, वही इकोनॉमिक्स के मॉडल्स के बारे में समझाया है। डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल कैसा होता है, लाइक अगर हमारी डिमांड जो है, आपने आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। लाइक जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ रही होती है, डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइजेस सस्ते हो जाते हैं या हमें उस चीज़ की बहुत नीड होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। सप्लाई भी हो रही होती है। तो ये कुछ फैक्टर सब आके आप इसको रीड आउट कर सकते हो, पूरा का पूरा मैंने करा दिया, बाकी इसके समरी दे रखे, गो थ्रू कर सकते हो। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 2 जो कि डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, राइट।
बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ह्यूमन नीड्स की जो सेटिस्फैक्शन है बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, जो कि हमने अभी समझ लिया, वही सारी चीज़ें समझाई गई हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। डिमांड को एक छोटी सी चीज़ से समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ हमारे लिए डिमांड है। जैसे आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स वगैरह से डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए, हमें आईफोन चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए, या वट एवर कुछ भी चाहिए, तो वो डिमांड है। ठीक है। डिमांड बेसिकली बात करती है कंज्यूमर टू गेट अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब होता है वस्तु, एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। जब भी आप खरीदते हो तो आप ये भी देखते हो कि आपकी परचेजिंग पावर है या नहीं है। आप अपने मुंह से बोल दो कि जी हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, लेकिन उतनी हमारी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए तो ही हम उसको परचेज कर पाएंगे, राइट। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर। और जो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दिया था वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो कि अगर आपके पॉकेट मनी 100 रुपए है, अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो एक आपने बढ़ा दिया तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो, ठीक है, दूसरे की कम कर दी, इस तरीके से। डिमांड फंक्शन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले डिमांड तो समझ लिया, लेकिन कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के एक कंज्यूमर को लेके। सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन क्वेश्चन, राइट। एंड डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन एक यहाँ पे इक्वेशन की मदद से समझाया गया। रेफर्स टू द रूल दैट शोज हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर। आपके जितने भी अदर फैक्टर होते हैं, लाइक फैशन है, आपका टेस्ट है, प्रेफरेंस है, ये सारी चीजें भी आपकी डिमांड पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज का फैशन आ गया, अभी लाइक गर्ल्स का कोट सेट बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से चल रहा है। तो हर किसी को लगता है, हर मतलब लड़की ये चाहती है कि हम मैं कोट सेट पहनूं, राइट। तो ये एक क्या है, फैशन है, तो उसके हिसाब से हम जो फैशन अभी चल रहा है हम उसके हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल बॉयज का भी कोट सेट चल रहा है, तो वो भी मार्केट में जाके डिमांड करते हैं कि हमें कोट सेट चाहिए। या ओवर साइज टी शर्ट जो आजकल बॉयज एंड गर्ल्स की कॉमन टी शर्ट चलती हैं उसके लिए डिमांड करते हैं। तो वो फैशन पे डिपेंड कर रहा है। कुछ चीजें प्राइस पे डिपेंड करती हैं, कुछ फैशन पे करती हैं, ये सारी चीजें बात होती है इसके अंदर। डिमांड रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कमोडिटी का प्राइस सबसे ज्यादा मैटर करता है। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर। अगर हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम आजकल क्या करते हैं कि हम उसका प्राइस पता करते हैं। अगर हमारे बजट में होता है तो हम उसको ले लेते हैं, बजट से नहीं होता तो हम वही चीज सस्ते में ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर हम उसी का ही कोई सिमिलर प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आता है साइज ऑफ द कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो भी डिपेंड करती है। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप फुल क्रीम मिल्क यूज कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम पहले से घट गई या कम है तो आप टोन्ड मिल्क यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि लाइक अभी बहुत टाइम पहले टमाटोज के प्राइस बढ़ गए थे, टमाटर के प्राइस बढ़ गए थे बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जो अपनी सब्जी में डेली 2 से 3 टमाटर तो डालते होंगे, ठीक है। लाइक पंजाबियों में रहता है, बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, और हमारे में रहता है कि सब्जी जब भी बनती है तो उसमें प्रॉपर तड़का वगैरह लगता है, क्योंकि जो पंजाबी होंगे वो समझ जाएंगे। लाइक उसमें क्या होता है, तड़का वगैरह लगता है तो लाइक प्याज टमाटर मतलब 3-4 जब तक ना डले तो लगता ही नहीं है कि प्यूरी बनी है या फिर कुछ सब्जी में मजा आया। हम लोगों ने क्या, इनफैक्ट मतलब मैंने काफी से रिव्यूज वगैरह लिए तो पता लगा, तो सुनने में यही आया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर को अपनी सब्जी में ऐड करना कम कर दिया। जहां वो 4 टमाटर 3 यूज कर रहे थे एज अ प्यूरी, तो अब उन्होंने 1 या 2 डालने शुरू कर दिए। और कईयों ने तो ऐसा ही किया कि उसको छोड़ के टमाटो सॉस का यूज करना शुरू कर दिया, और कईयों ने तो आमचूर डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, कंज्यूमर की इनकम का एक बेस्ट एग्जांपल है जो आप अपने एग्जाम्स में दे सकते हैं। एंड प्राइसेस ऑफ द अदर कमोडिटी। अदर कमोडिटी की भी बात करते हैं तो इसमें 2 गुड्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट आता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि जो एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं। मैंने बोला पेन और इंक, ठीक है, पेन और इंक का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, राइट। सब्सिट्यूट क्या होता है, जैसे कि पेप्सी और कोक। पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो हम कोक पे चले जाएंगे, टी एंड कॉफी, ठीक है। इस तरीके के सब्सिट्यूट्स है। देन आफ्टर आता है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर।
कंज्यूमर का टेस्ट तो आजकल तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं चेंज ऑफ टेस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, द कंज्यूमर हैज डेवलप्ड टेस्ट फॉर कलर टीवी सो दैट इवन इफ द प्राइस राइजेस कंज्यूमर विल स्टिल बाय मोर ऑफ इट। अगर आज डिमांड में कंज्यूमर को कलर टीवी चाहिए तो वो चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट तो चाहिए ही नहीं, चाहे उसका प्राइस कितना ही सस्ता हो, चाहे वो कोई फ्री में भी दे रहा हो तो भी नहीं चाहिए हमें। तो वो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इन अ मार्केट, सबसे पहला पॉपुलेशन का साइज भी डिपेंड करता है। आपके पॉपुलेशन का साइज, ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज, द ग्रेटर इन साइज ऑफ पॉपुलेशन मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड। यानी कि आपका जो साइज है वो भी डिपेंड करेगा पॉपुलेशन का, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है। इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन, इस सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें नेशनल इनकम की तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लोअर एंड हायर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग कम कमाते हैं उनका लेवल अलग है और जो ज्यादा कमा रहे हैं उनको अलग है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करते हैं ना, रिच पुअर वेरी पुअर, इस तरीके से चेक प्रोसेस है, कर सकते हो आप लोग। देन आता है आप लोगों का डिमांड शेड्यूल। डिमांड अभी हमने समझ लिया क्या होता है। शेड्यूल में एक डब्बा बनता है, यानी कि इस तरीके का डब्बा बनता है, उसे हम शेड्यूल बोलते हैं, बॉक्स सा, जो आपको एग्जाम में बनाना ही होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में शेड्यूल और आपको कर्व जरूर बनाने हैं, चाहे एग्जामिनर बोले चाहे ना बोले, क्योंकि इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला प्राइस ऑफ द एप्पल पर केजी 100 रुपए था तो डिमांड थी 15, फिर प्राइस बढ़ा दिया गया 200 रुपए हो गया, 200 रुपए किलो, तो लोगों ने डिमांड कर दी कम, यानी कि 12। जैसे अभी आप टमाटो का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 300 प्राइस हुआ तो लोगों ने 8 किलो पर वीक खरीदा, फिर 400 हुआ तो लोगों ने 3 कर दिया। तो इस तरीके से प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। डिमांड कर्व क्या होता है, बस उसी चीज को, उसी शेड्यूल को ग्राफ में बनाना ही आपका डिमांड कर्व कहलाता है, राइट। ये और एग्जांपल्स हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन आपका एक कॉन्सेप्ट आता है गिवन गुड्स का। गिवन गुड्स कौन से होते हैं, अ केस वेयर नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं गिवन गुड्स द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी नीड्स नॉट लीड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि गिवन गुड्स में क्या होता है, आपके प्राइसेस जो हैं वो कम हो जा रहे हैं, मे रिजल्ट इन फॉल इन डिमांड। आपके प्राइसेस भी कम हुए, साथ में आपकी डिमांड भी गिर गई, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ कमी आ जाती है जिसकी वजह से ये गुड्स में देखने को मिलता है। यानी कि आप सोच सकते हो इस चीज को कि अगर हमारे प्राइसेस कम हो रहे हैं तो भी हम डिमांड नहीं बढ़ा रहे, ऐसा कब होने लगा। तो ऐसा क्या हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गिवन गुड्स जो होता है लो प्राइस प्रोडक्ट होता है बेसिकली, जैसे कि ब्रेड, व्हीट, राइस, ये सब ना गिवन गुड्स में आते हैं, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड क्या होता है, नाम से भी क्लियर है, आपको समझ भी आ रहा होगा, नोट्स में मैंने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको समझा रही हूँ। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी कि हमारी क्वांटिटी में जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है, और दूसरा है डिमांड में ही बदलाव आ रहा है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। चेंज इन डिमांड बेसिकली क्यों होता है, जैसे कि डिमांड बढ़ गई और घट गई। डिमांड कब बढ़ती है, एट अ गिवन प्राइस हायर क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड जब बढ़ती है जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, उसका कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटर ना हो। डिमांड कब घटती है, जब आपने प्राइस बढ़ा दिया, आपकी क्वालिटी अच्छी ना हो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे। एक कॉन्सेप्ट आया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इसको छोटे से आपको एक फॉर्मूले से समझना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू आपका बनता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल था। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में आता है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये आपका मेन फॉर्मूला है। डेल्टा बोले तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बना है इसे हम डेल्टा बोलते हैं, एंड डेल्टा का मतलब होता है चेंज, राइट। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बस कुछ नहीं करना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है आपका और चेंज इन इनकम है,
तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनटू वाई बाई क्यू। ये आपका छोटा सा बन जाता है। एग्जाम्पल्स इसमें थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत इजीली हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर में सबसे पहले आता है पॉइंट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन करा दूंगी इसके, ठीक है। अभी मैं आपको सारी थ्योरी करा रही हूँ इसकी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनी हुई है, वैसे आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो मैंने आपको पूरा के पूरे यूनिट 2 करवा दी है। यूनिट नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।